हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश और आप देख रहे हैं आपका चैनल इन्फो मस्ती। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। ये है नोट्स। मैं आपको नोट्स बताने वाला हूँ जो चैप्टर 1 के हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप यहाँ देख सकते हो, यह है रासायनिक अभिक्रिया। पहले हम रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। अभिकारक, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, जो हिस्सा लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। ये 3 पॉइंट क्लियर होने चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो, आप अपने नोट्स बना लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। उदाहरण के लिए लिख सकते हैं हम भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही बनना, ये सब इसके उदाहरण हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है ये पढ़ लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। ऐसे रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थिति जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर, जो ऐसा वाला तीर होता है, तीर के निशान के ऊपर या नीचे रखा जाता है, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है जी। आगे बढ़ लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। जो द्रव्यमान होता है ना ही वो उनका निर्माण होगा और ना ही विनाश होता है। किसके थ्रू? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात जो बनता है उत्पाद, प्रत्येक तत्व के एक परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए, तभी संतुलित होता है। जब परमाणु की संख्या समान होगी तभी हमारा संतुलित होगा। क्लियर। थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। अब ये देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया, तो पहले हम पढ़ लेते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल पदार्थ बनाते हैं, मतलब 2 पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए कोयले का दहन, C ब्रैकेट में S प्लस O2 ब्रैकेट में G, ये हमारा क्या बनेगा? CO2। क्या बन जाएगा? CO2, ठीक है। 2-3 और एग्जाम्पल हैं। जल का निर्माण, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना। स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ओके। अब आते हैं ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। एक होता है ऊष्मशोषी अभिक्रिया, एक होता है ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। तो पहले हम ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया पढ़ लेते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, जो ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है तो उसे हम ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन एवं ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, ये एग्जाम्पल है, आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। थोड़ा और ऊपर आते हैं। आगे 2 पॉइंट हैं, 2 प्रकार होते हैं। पहले तो हमारा संयोजन अभिक्रिया हो गया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। जैसे हमारा जो एक पदार्थ था A, वो 2 या 2 में टूट जाता है, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ते हैं 2 तरीके से होता है। एक तो ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा द्वारा गया वियोजन, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन, तो ऊष्मीय वियोजन कहलाता है, ठीक है जी। उदाहरण के लिए आप लिख लेना ये वाला, ठीक है। उदाहरण नोट डाउन करते रहना। चूना पत्थर, बिना बुझा हुआ चूना, ऊष्मा से, ठीक है जी। ऊपर आते हैं विद्युत वियोजन, विद्युत द्वारा प्रभावित कर होने वाला वियोजन, ठीक है, उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। ये आप देख सकते हो डायग्राम। आगे है प्रकाशीय वियोजन, जो प्रकाश द्वारा होगा, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होने वाला वियोजन,
ठीक है, उदाहरण के लिए ये उदाहरण है, नोट डाउन करते जाना और स्क्रीनशॉट लेते रहो। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं। अब आता है ऊष्म शोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को जोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम ऊष्म शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा या प्रकाश, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम ऊष्म शोषी अभिक्रिया कहते हैं। आगे पढ़ लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है। विस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हो, Fe(S) प्लस CuSO4, ये हमारा हो गया FeSO4, ये SO4 सल्फर ऑक्साइड हमारा इस तरफ हो जाएगा प्लस Cu। ठीक है जी, आगे आते हैं। आगे हमारा द्विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण दो या दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। ये एग्जाम्पल लिख लेना। ठीक है, अब पढ़ते हैं उपचयन और अपचयन। ये क्वेश्चन आ ही जाता है आपके में। ठीक है, सो इसको ढंग से पढ़ना है। ठीक है, पहले हमने उपचयन के बारे में पढ़ा है कि उपचयन क्या है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का होश, मतलब हाइड्रोजन कम होता है और ऑक्सीजन बढ़ता है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, C+O2, ये हमारा CO2 बन जाएगा। ठीक है, 2Cu प्लस O2, ये हमारा 2CuO बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन में वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ठीक है, तो हमारा उसे उपचयन कहते हैं। अब आते हैं, पहले उपचयन का एग्जाम्पल दे रखा है मैंने, अब आते हैं अपचयन के ऊपर। अपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन नीचे जाएगा और हाइड्रोजन की वृद्धि, हाइड्रोजन में वृद्धि होगी, उसे हम अपचयन कहेंगे। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नोट डाउन कर लेना आप अच्छे से। ठीक है, थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रिया का प्रभाव। तो पहला है संक्षारण। ये इंपॉर्टेंस के संक्षारण किसे कहते हैं, ये भी आपके में आ सकता है क्वेश्चन को। तो लिखा है क्या, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर संक्षारित हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, लोहे की वस्तु पर जंग लग जाता है, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण के उदाहरण है। ठीक है जी, नोट डाउन कर लेना स्क्रीनशॉट लेके। आगे बढ़ लेते हैं। विकृत गंधिता क्या होता है, वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर अपचयित हो जाती है, जिसके कारण स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। जो उसका स्वाद होता है, टेस्ट होता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, विकृत गंधिता कहते हैं। आगे, विकृत गंधिता रोकने के उपाय, दो उपाय हैं। प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करें। वायुरोधक बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, जो उसके अंदर वायु ना, ऑक्सीजन ना प्रवेश करे, उसमें हम, जैसा आपने देखा होगा, चिप्स का पैकेट है, चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन भरी जाता है जिससे चिप्स का टेस्ट खराब ना हो। ठीक है जी, आगे देख सकते हैं, इसमें लिखा है वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का। ठीक है, शीतलन द्वारा। ठीक है जी, अब आगे पढ़ लेते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या लिखा है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके, तो आप लिखना, मैग्नीशियम रिबन को जब खुले में रखा जाता है तब ये वायु के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बना लेती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेता है, जो ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम की आगे की प्रतिक्रिया को रोकती है। इस परत को
हटाने के लिए रेगमार द्वारा मैग्नीशियम रेवन को साफ किया जाता है। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित कीजिए। इन रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना है। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। ये इसका आंसर है। H2 ब्रैकेट में G प्लस Cl2 ब्रैकेट में G, दिस इम्प्लाइज 2HCl ब्रैकेट में G। ठीक है, अभी बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो बेरियम सल्फेट एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा अपना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसमें लिखा है सोडियम प्लस जल, दिस इम्प्लाइज सोडियम हाइड्रोक्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। क्लियर, ठीक है जी, ये भी है इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस एवं आयन क्लोराइड बनता है। ध्यान रखना है, क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयन क्लोराइड बनता है। आगे देख लेते हैं। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। ध्यान रखना, जब भी हम हीटिंग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो उसकी अभिक्रिया की दर है वो भी बढ़ जाएगी। आगे, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र, ध्यान रखना, लेड सल्फेट का, मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है PbSO4। याद रखना, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आगे आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना, इन्हें संतुलित करना है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है आपका, ये इनमें से एक ना एक आ ही जाता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ये इसका आंसर है, सिंपली इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप चारों के। ये बैलेंस किया गया है, इक्वेशंस को बैलेंस किया है। जो रासायनिक समीकरण था उनको हमने संतुलित किया, मतलब बैलेंस किया है। इसका ये है, इसका सेकंड वाला है, और ये थर्ड वाला है, और फोर्थ वाले का आंसर यही दिया है। ठीक है जी, अब आता है ये ऊष्मा शोषी वाला मैंने कराई दिया है आपको। ठीक है, अपचयन उपचयन मैंने कराई दिया है ये आपको। ठीक है, ये अलग एग्जाम्पल लिख सकते हो अपचयन उपचयन में। ZnO प्लस C, दिस इम्प्लाइज Zn प्लस CO। अब यहाँ देख सकते हो जो कार्बन उपचयित होकर CO बनता है, मतलब जो C था वो CO में कन्वर्ट हो गया, और जो ZnO था वो Zn में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसमें हॉस हो गया, उसमें उत्पन्न हो गया, वृद्धि हो गई। क्लियर, ये संचारण मैंने करा दिया आपको, विद्युत गंधिता करा दिया मैंने। ठीक है जी, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वियोजन अभिक्रिया एवं संयोजन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने वही करा दिया मैंने आपको, स्क्रीनशॉट ले लो आप। और ऊष्मशोषी अभिक्रिया और ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया में अंतर बताना है। तो अब यहाँ देख सकते हो, इसमें लिखा है इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, इसमें लिखा है इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषण होते हैं। ये क्रिया दोनों दिशाओं में होती है, ये क्रिया एक ही दिशा में होती है। इस अभिक्रिया में पूर्ण ऊष्मा में कमी होती है और यहाँ वृद्धि होती है। ठीक है, ये सिंपल से है। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फो मस्ती यूट्यूब चैनल। बाय, टेक केयर।